पहली खबर का रुख करेंगे। पूर्वांचल में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है और इसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल के देवरिया, बलिया और गोरखपुर समेत कई जगहों पर जनसभा करते नजर आए। बलिया में अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी ने पूर्वांचल को माफिया से मुक्त कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो वहीं गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये विरासत टैक्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें भारत में फिर से औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। पूर्वांचल में आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। कई जगह रैली और जनसभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ गोरखपुर में रोड शो निकाला और इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। मुख्यमंत्री का रोड शो गोरखपुर के टाउन हॉल से शुरू हुआ, जो बख्शीपुर अलीनगर के रास्ते विजय चौक पर खत्म होगा। सुरक्षा के लिहाज से इस रोड शो को लेकर 4 किलोमीटर तक 3 जोन और हर जोन को 2-2 सेक्टर्स में बांटा गया है। तो ये आप देख सकते हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का रोड शो। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ देर पहले ही अमित शाह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे और वहां रोड शो निकाला। अमित शाह का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ उसमें जुड़ती गई। इस दौरान यूपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। लोगों ने भी फूल बरसाकर तो कभी जय श्री राम के जयकारे लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मटन, मछली और केक पर सियासत खूब गर्म रही। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ साथ मटन पार्टी का एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें डाइनिंग टेबल पर तेजस्वी और राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। चर्चा की शुरुआत तेजस्वी ने पीएम मोदी पर तंज से किया। सानी जी, आपका मछली का सब कुछ। फिर बिहार के माहौल से चर्चा को राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? कार्नल वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। और पार्टी खत्म करने से पहले राहुल गांधी अगली मटन पार्टी पर चर्चा करते हैं। 2 बार मटन बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. इधर इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने इंडिया गठबंधन की मटन पार्टी को लेकर अब सीधे निशाना साधा है। बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? वहीं बीजेपी ने कहा कि लालू परिवार ने राहुल गांधी को बिहार बुलाने की कीमत अदा की है। यहाँ आकर पूरी की पूरी कीमत वसूली है उन्होंने। मटन, लिट्टी, मछली की पार्टी की है, यही करने बिहार वो आते हैं। लालू परिवार बिहार बुला के उनको उनकी कीमत अदा की है लालू परिवार ने। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी की पार्टी पर तंज किया। हम तो जानना चाहते हैं कि जाति गणना से तो संपत्ति गणना भी हो गई तेजस्वी यादव जी। फिर अपनी संपत्ति का भी विवरण बिहार की जनता को बताइए। तो वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए के पास मुद्दे ही नहीं हैं। श्री राहुल गांधी जी बिहार आए चुनाव प्रचार में, तो उनके साथ श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती मीसा भारती जी, सब लोगों ने लंच किया साथ में। अब कोई क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या पहन रहा, इस पर सियासत क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं। वहीं बिहार के सासाराम में रैली करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से मिजाज कड़क रखने की अपील कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। और सासाराम के शिव सागर में रैली करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को जब सरकार बदलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और अग्निवीर जैसी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। इसीलिए उन्होंने बिहार के लोगों से मिजाज कड़क रखने की बात कही। नौकरी मिलेगा दीदी लोग के खाते में लाख रुपए आएगा, भाजपा हो जाएगा समाचार। वहीं कैमूर में रैली करते हुए तेजस्वी यादव और ज्यादा हमलावर हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव हार रहे हैं तो तेजस्वी को जेल भेजेंगे, केजरीवाल जी को लेंगे,
हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, कभी इसको उठा लो, कभी उसको जेल में डाल दो, और जो भाजपा में मिल गया उसको मंत्री बना दो, उसको हरीशचंद्र बना दो। दरअसल बीते दिनों पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर का चक्कर पूरा हो जाएगा ये जेल के चक्कर काटने जाएंगे। और जब से पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है तभी से तेजस्वी के तेवर तल्ख हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण के लिए सभी दलों के नेता धुआंधार रैलियां करते हुए नजर आए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी के रेवड़ी तालाब में पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में सभा की, जहां उन्होंने बीजेपी ही नहीं बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए दावा किया कि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी मुस्लिमों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, कितने हैं 48, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण के बहाने पीएम मोदी पर भी जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब पहुंचे और लुधियाना और पटियाला में चुनाव प्रचार किया। लुधियाना में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले बोले। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बंगाल के तहत आज मथुरापुर में आखिरी जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता से टीएमसी बौखला गई है। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के चलते टीएमसी और आईएनडीआईए गठबंधन सीएए का विरोध कर रहे हैं। सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के रोड शो का जवाब रोड शो से दिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़ा रोड शो निकाला और इसमें बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक शामिल हुए। ममता बनर्जी ने उसी रूट पर अपना रोड शो निकाला जिस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला था। रोड शो निकालने से पहले ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बंगाल के लोगों ने हमेशा रचनात्मक चर्चा में विश्वास किया है। टीएमसी उन नेताओं में नहीं जो जांच का सामना करने से कतराते हैं और जनता को संबोधित करने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर पर भरोसा करते हैं। अब बदलाव की हवा चल रही है और ये कह रही है कि बंगाल विरोधियों के विसर्जन का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने मयूरभंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की खराब होती सेहत के पीछे साजिश की आशंका भी जताई। और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही नवीन पटनायक की सेहत को लेकर स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने बीजेडी सरकार पर उड़ीसा की जनता से धोखा करने का आरोप लगाया। बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो
महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर किया है। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां। इधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मेरी सेहत की इतनी ही चिंता थी तो मुझे फोन करके हालचाल जान लेते। If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि योगी और किम जोंग एक ही टाइप के हैं। दरअसल तेजस्वी यादव योगी आदित्यनाथ के बिहार में चुनावी रैली करने से भड़के हुए हैं और जब योगी ने बिहार में रैली करके बीजेपी को जिताने की अपील की तो उनके चुनाव प्रचार से बौखलाए तेजस्वी यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री को किम जोंग टाइप बता दिया। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। योगी आदित्यनाथ को किम जोंग टाइप बताने पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। तेजस्वी जी दुख के नाते आईना नहीं देखते, नहीं तो आईने में अपनी शक्ल देखते और अपनी पार्टी का कर्म देखते तो मुझे लगता है शकल से भी और कर्म से भी किम जोंग कौन लगता है वो तेजस्वी यादव को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दरअसल आखिरी चरण में 1 जून को बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनाव प्रचार करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया तो तेजस्वी यादव भड़क गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ब्रजभूषण चरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की काफिले की एक कार का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और हादसे के बाद वहां चीख पुकार सुनाई दी। फॉर्च्यूनर कार से टक्कर होने के बाद बाइक कई फीट दूर जाकर गिरी और बाइक सवार 2 युवक रेहान और शहजाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वहां जबरदस्त तनाव देखने को मिला। मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर अड़े लोगों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है, फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद करण भूषण सिंह का काफिला वहां नहीं रुका और न ही करण भूषण सिंह ने खुद अपनी गाड़ी से उतरकर घायलों का हालचाल जाना। इसीलिए लोग और भड़क गए और उन्होंने एक्सीडेंट के बाद फॉर्च्यूनर कार को फूंकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी के आध्यात्मिक सफर को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी जाएंगे और वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। लेकिन आरजेडी ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित ध्यान साधना पर सवाल उठाते हुए उन पर तंज कसा। बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामना, लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइए। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना तो वो ध्यान नहीं है। तो वहीं तमिलनाडु कांग्रेस ने इसे चुनाव के अंतिम चरण से पहले आयोजित एक नाटक करार दिया। विपक्ष के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उन्हें सनातन विरोधी बताया। प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को अपनाते भी हैं, आत्मसात भी करते हैं, उसके ऊपर चलने का काम भी करते हैं। विपक्ष का कहीं ना कहीं खून खोलता है क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण चाहते हैं। इससे पहले 2019 में भी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में ध्यान साधना की थी। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री के मौन व्रत के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा है। बड़ी खबर इस समय की, कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं और पीएम के मौन व्रत को लेकर शिकायत की। माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है
वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अर्जी लिस्ट करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। केजरीवाल चाहे तो जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। दरअसल केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। पंजाब में जी न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया गया, जिसका चौतरफा विरोध अब शुरू हो गया है। केंद्र सरकार समेत तमाम दलों के नेताओं ने जी न्यूज पर लगी पाबंदी की आलोचना की है और केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब में जी न्यूज पर पाबंदी लगाने के फैसले की तुलना आपातकाल से की। जी जैसे चैनल को बंद करने का काम अगर श्रीमान अरविंद केजरीवाल भगवंत मान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी लगी है। वहीं अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मंजीठिया ने पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह के कथित वीडियो का जिक्र किया और कहा कि सच्चाई दिखाने की वजह से जी न्यूज पर पाबंदी लगाई गई। सच्चाई नू दिखावे ते उसे जी चैनल नू जे अज बंद करदे आ, ये तो एक गल स्पष्ट है कि भगवंत मान बलकार सिंह दा यार है। इतना ही नहीं, कई और दलों के नेताओं ने पंजाब सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की। भारत के लोगों में फूट डालने और अपने इंटरनेशनल एजेंडे को धार देने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर विवादित बयान दे दिया है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव का जिक्र करते कहा कि नरेंद्र मोदी की कट्टरपंथी सोच को हराना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में हर शख्स मोदी की हार देखना चाहता है। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा कर रहा है। मोदी को केजरीवाल, राहुल या ममता में से कोई भी हराए, उन्हें हमारी शुभकामनाएं। फवाद चौधरी यही नहीं रुके, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने का वादा भी किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या फवाद चौधरी और पाकिस्तान के राजनेताओं को अपनी जनता का दर्द नहीं दिख रहा, जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है? क्या उन्हें पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का खून नहीं दिख रहा, जिन्हें देश से भागने पर मजबूर किया जा रहा है? भारत ने जिस तरह बॉर्डर पर चीन की सेना को घुसपैठ करने की सजा दी, कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर उसे चारों खाने चित्त कर दिया। अफ्रीका के सूडान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को धूल चटा दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान में तैनात भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच रस्साकशी की प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में दोनों देशों के सैनिकों ने अपना दम दिखाया। चीन के सैनिकों ने पूरा जोर लगाया तो वहीं टग ऑफ वॉर में भारत के सैनिक भी अपनी ताकत दिखाते नजर आए। खेल के मैदान में हुई इस जंग का वीडियोग्राफी भी कराई गई। प्रतियोगिता काफी रोमांचक रही, लेकिन आखिर में जीत भारतीय सैनिकों की हुई और जीत के बाद भारतीय सेना के जवान जश्न मनाते नजर आए। भारतीय सेना के जवानों ने फिजिकल फिटनेस और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया तो अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के जरिए चीन को पटखनी दे दी। वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। CSIS के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ लगते बॉर्डर के करीब चीन दोहरे इस्तेमाल वाले गांव बना रहा है। यही नहीं, सैकड़ों की संख्या में मौजूद इन गांवों का तेजी से विस्तार करने के साथ चीन सैन्य सुविधाओं का नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। सेंटिनल हब ने इससे जुड़ी एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है, जिसमें नजर आ रहा है कि 2022 से 2024 के बीच चीन ने एक निर्जन और पहाड़ी इलाके को गांव में तब्दील कर दिया। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास 4 अलग अलग जगहों पर सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले गाँव के बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए हैं। दावों की माने तो चीन ने भारत से लगती सीमा के पास 4 साल में 624 गांव बना दिए हैं, जबकि जुआंगनान, माजीदुनकुन और कुइकियोंगमेन में सैन्य फैसिलिटी भी तैयार कर रहा है।
चीन तिब्बती और हान आबादी को मिलाकर सीमाई इलाकों में डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो सीमा पर गांव का निर्माण ग्रे जोन रणनीति के तहत कर रहा है, जिसे युद्ध और शांति के बीच का माना जाता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन गांवों में बस्तियों में गुप्त रूप से सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। 50,000 करोड़ की इस डील पर भारत और फ्रांस के बीच कल बातचीत होनी है। फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। हिंद महासागर में चीन से मुकाबला करने के लिए इन 26 राफेल एम जेट को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। राफेल मरीन भारत के पास पहले से मौजूद राफेल फाइटर जेट का एडवांस्ड वर्जन है। राफेल एम बहुत छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये फाइटर जेट हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। इस पर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम तैनात किए जा सकते हैं। राफेल एम 1379 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। साथ ही ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। राफेल एम जेट को न्यूक्लियर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान से किस कदर नफरत करती है, इसका सबूत तब देखने को मिला जब हाल ही में एक भारतीय यूट्यूबर अफगानिस्तान पहुंचा और वहां के लोगों से इस बारे में बातचीत की, जिसमें अफगानिस्तान के एक बुजुर्ग शख्स ने कहा कि आप भारत की ओर से हमला कीजिए, हम इधर से करेंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान से कितनी नफरत करती है। लेकिन इस नफरत की वजह क्या है? दरअसल अफगानी पाकिस्तान से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि तालिबान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया। अमेरिका के ड्रोन पाकिस्तान के बेस से उड़ान भरकर अफगानिस्तान में बमबारी करते रहे, जिससे आम अफगान नागरिकों की मौत होती रही। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना TTP से लड़ाई के बहाने अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में गोलीबारी करती रही, जिससे आम नागरिकों की जान जाती रही। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान से रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार तालिबान के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की वजह से बेहाल है। बिहार में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कई स्कूलों के छात्र चिलचिलाती धूप और हीट वेव की चपेट में आ गए। बिहार के अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। शेखपुरा जिले के मनकौल में स्कूल की प्रार्थना के दौरान 16 बच्चों के बेहोश होने के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान बेहोश छात्रों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्हें टेम्पो और बाइक की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बेगूसराय जिले के मटिहानी में भीषण गर्मी के बाद 14 छात्राएं बेहोश हो गईं। छात्राओं को पहले स्कूल में ही ORS का घोल पिलाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोलने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? भीषण गर्मी की वजह से बिहार के 17 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मंगलवार को औरंगाबाद बिहार का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। जानवरों को भीषण गर्मी से राहत दिलवाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जानवरों को गर्मी से राहत दिलवाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है, जहां स्विमिंग पूल में अटखेलियां करते बाघों की तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ शेर और बाघों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर्स लगाए गए हैं। उत्तर भारत में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। देश के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री को पार कर चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में आज तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी।
दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में आज तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के चुरू में भी तापमान 50 डिग्री को पार कर गया। यहां तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा में आज तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखा। दिल्ली में गर्मी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुंगेशपुर इलाके का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं शाम होते होते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश ने लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत भी दिलाई और तापमान में भी थोड़ी नरमी आई। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है, लेकिन चुनाव के 7 चरणों में कई लोगों ने जमकर कमाई की और इन्हीं में से एक है हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियां। जी हां, जिनकी पूरे चुनाव में जबरदस्त डिमांड रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स ने चुनावी मौसम में 350 से 400 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। चुनावी सीजन में ज्यादातर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के किराए में 50% तक का उछाल भी देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर के 1 घंटे का किराया 3 लाख रुपए तक है। वहीं 6 से 7 लोगों के बैठने की क्षमता वाले BEL 407 जैसे सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर का किराया 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा तक है, जबकि 7 से 8 लोगों की क्षमता वाले ऑगस्टा AW109 और H145 एयरबस हेलीकॉप्टर का किराया 2.5 से 3 लाख रुपए तक देखा गया। वहीं 15 सीटों वाले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का किराया 4 लाख रुपए प्रति घंटे है। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स का कहना है कि 2019 के मुकाबले इस साल हेलीकॉप्टर्स की डिमांड 20 से 30% बढ़ गई है। बीती रात दिल्ली के मधु विहार इलाके में एमसीडी पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। पार्किंग एरिया में लगी भीषण आग के बाद वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने की ये घटना मधु विहार इलाके में बीती रात करीब 1 बजे हुई, जब सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के पास बने पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां खड़ी 17 गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। यहाँ पर एक कार में आग लगी थी और धीरे धीरे आग ने 17 कार को अपने चपेट में ले लिया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो महंगी और लग्जरी जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है उसमें आग लग गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग पर काबू पाती तब तक वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थीं। पेट्रोल की गाड़ियां थी, काफी मशक्कत के बाद वो बुझ के थी, क्योंकि टैंक में आग लग जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है मामला। इस हादसे को लेकर कार मालिकों ने पार्किंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पार्किंग एरिया में खड़ी इन कारों में आग दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से लगी या फिर साजिशन कारों में आग लगाई गई, इसकी जाँच की जा रही है। दिल्ली में सिर्फ गर्मी का पारा ही हाई नहीं है, यहाँ पानी का संकट भी गहरा गया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। चूंकि पानी की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक ही वक्त पानी की सप्लाई देने का ऐलान किया है, इसीलिए कम पानी मिलने से लोगों का गुजारा नहीं हो रहा और लोग टैंकर्स के भरोसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ चाणक्यपुरी इलाके में, विवेकानंद कॉलोनी है और यहाँ पर आप देखिए जो डब्बे हैं पानी भरने के लिए, गैलन है, बाल्टियां हैं, ये तमाम लाइन से लगी हुई है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की भी ऐसी ही कहानी है। यहाँ लगभग हर एक घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन 4 गैलन पानी ले देकर सबके हिस्से में आता है। इसीलिए लोग इतने परेशान हैं कि वो इस भीषण गर्मी में कई दिनों तक नहा नहीं पा रहे। रोज नहाते, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाना पड़ता है, ये कर लेते हैं। कपड़े हफ्ते में एक दिन धोते हैं, रोज नहीं धो पाते। तो वहीं दिल्ली के बलजीत नगर में भी पानी को लेकर आए दिन झगड़ा होता है। लोग सुबह से जल बोर्ड के टैंकर का टकटकी लगाकर इंतजार करते हैं और अगर पानी मिल गया तभी लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। इनका कहना है वोट के समय में सभी पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, पानी को लेकर के ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं, लेकिन इनके सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता और इनकी जो परेशानी है वो इसी तरीके से परेशानी ही बनकर रह जाती है। वहीं दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी बर्बाद करने वालों पर 2000 रुपए का चालान काटने की चेतावनी दी है। यानी अगर किसी के घर में पानी की टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बहता मिला तो उसका 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड कार धोकर पानी बर्बाद करने वालों पर भी एक्शन लेगा और ऐसे लोगों का 2000 रुपए का चालान कटेगा। वहीं घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग दिल्ली में अगर किसी शख्स ने इमारत के निर्माण में किया तो उनका भी 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। चालान काटने की ये कार्रवाई 30 मई से दिल्ली में शुरू हो जाएगी। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 200 टीमें तैनात की हैं।
ये टीमें सुबह 8 बजे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग भी पानी बर्बाद करते हुए नजर आएंगे उनका चालान काटा जाएगा। एक तरफ दिल्ली में सूरज का पारा गर्म है तो वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत भी गर्म है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके जवाब में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को टैंकर माफिया बता दिया। पानी के नाम के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कोई भी वाटर का कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 1 मई से हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हिस्से का पानी देना बंद कर दिया है। लेकिन जब हमारी टीम इन आरोपों की सच्चाई जानने हथनी कुंड बैराज पहुंची तो दावे कुछ और ही निकले। अब इनकी डिमांड है, ये वहाँ से 761 क्यूसेक की भी डिमांड है। 761 क्यूसेक पर घंटा पानी भेजा जाएगा, इसकी डिमांड है। हाँ जी। और निर्धारित कितना होता है? अगर मैं इसको देखूं तो ये जो फॉर्मूला है, फार्मूले के साथ जो हमारे पास फार्मूला है उसके साथ 381 क्यूसेक है। हथनी कुंड बैराज के केयरटेकर के मुताबिक अभी दिल्ली को तय पानी से ज्यादा पानी भेजा जा रहा है। जब यहाँ आंकड़े आकर हमने पता करे तो यहाँ पर आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि जो हर एक घंटे में 381 क्यूसेक की जो डिमांड है उसके दुगना इस वक्त आप सोचिए लगभग 761 क्यूसेक जो दिल्ली मांगता है। दिल्ली ने जितना मांगा उसको पानी दिया गया है। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या की जांच कोलकाता पुलिस के साथ साथ बांग्लादेशी जासूसी विभाग भी कर रहा है। मर्डर केस की जांच के दौरान एजेंसियों को कोलकाता के एक फ्लैट से कई अहम सबूत मिले हैं। 13 मई को कोलकाता के जिस फ्लैट में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की हत्या की गई थी, बांग्लादेशी जांच एजेंसी और सीआईडी ने उस फ्लैट के सेफ्टी टैंक से मांस के टुकड़े और बाल बरामद किए हैं। মানে সেফটি ট্যাঙ্কে থেকে তারা কিন্তু মাংসগুলি উদ্ধার করেছে এবং প্রিজার্ভ করেছে এবং এগুলি আমরা তোমাদের সাথে কথা বলবো। মানে এটা ফরেনসিক, এখানে অবশ্য ফরেনসিকটা আগেভাগে হয়ে যায়, বাংলাদেশে একটু দেরি হলো। এই কলকাতা তো ফরেনসিক আগেভাগে হয়, তারা ফরেনসিক করবে। তারপরে মৃত যে আমাদের এমপি আনার সাহেবের बताया जा रहा है कि मृतक बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की बेटी जल्द ही कोलकाता आ सकती हैं, जिसके बाद सांसद अनवारुल अजीम की बेटी के साथ डीएनए सैंपल भी मिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का आरोपी सियाम नेपाल भाग गया है। इसके अलावा एक और आरोपी अख्तरुज्जमा भी बांग्लादेश से दिल्ली होता हुआ काठमांडू फरार हो गया है, जिनकी तलाश में पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम जल्द ही नेपाल जाएगी। दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की रेस में कतर एयरवेज सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। सेफ्टी एंड प्रोडक्ट रेटिंग वेबसाइट एयरलाइन रेटिंग्स ने दुनिया की 25 बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक सुरक्षा और सुविधा के मामले में कतर एयरवेज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस है। कतर एयरवेज ने पिछले साल की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन एयर न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। एयरलाइन रेटिंग्स ने इस साल कतर एयरवेज को एयरलाइन ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोरियन एयर और तीसरे नंबर पर कैथे पैसिफिक एयरवेज का नाम शामिल है। हालांकि टॉप 25 एयरलाइंस की लिस्ट में एक भी भारतीय एयरलाइन शामिल नहीं है। इस लिस्ट को यात्रियों की सुरक्षा, उनको मिलने वाली सुविधाएं, प्लेन की कंडीशन और सरकारी ऑडिट समेत 12 पैमानों पर परखने के बाद तैयार किया गया है। जी न्यूज़।